नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकरविक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो मेहमान आए हुए हैं, उनका मैं आपका संक्षिप्त परिचय करा दूं। मिस्टर कल्याण जी सांगानेर से हैं, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू सर, धन्यवाद। जुड़े हुए हैं एडवोकेट ब्रजेश जी जयपुर से हाईकोर्ट के वकील हैं और स्वतंत्र सेनानी भी हैं। ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। पूरा भारत जो है नशे के खेप में और नशे के उसमें डूबा हुआ है। नशीली दवाओं का इतना कारोबार हो रहा है कि कोई नहीं रोक पा रहा है इसको। नशीली दवाइयों का दुरुपयोग इतना ज्यादा हो रहा है, डॉक्टर भी अगर कोई दवाई लिखता है तो उसकी रिपीट इंफॉर्मेशन होती है, जबकि डॉक्टर्स के पर्चे को भी पेशेंट्स को रिपीट नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को दिखा के ही दवाई लेनी चाहिए। और ये नशीली दवाएं जब तक इंडिया में घूमेंगी और रहेंगी, नौजवानों को बिगाड़ती रहेगी। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कल्याण जी, कि नशीली दवाओं का खेप जो चल रही है इस समय, नशीली दवाओं में हमारा जो नौजवान है लिप्त है, उसको कैसे रोका जाए? नमस्कार। देखिए, ये बहुत ही ज्वलंत एक मुद्दा है और इस पर हमारी गवर्नमेंट को और पब्लिक को ध्यान देने की आवश्यकता है। ये कि हम लोगों ने या हमारी गवर्नमेंट ने एक ड्रग कंट्रोलर बनाया हुआ है। एक विभाग होता है जो दवाइयों को कंट्रोल करता है। मगर बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है कि दवाइयों के जो मार्किंग होती है या प्राइजेज होती है, वो इस तरह की प्राइजेज होती है जो 2 रुपए की कॉस्ट होती है, उसमें 100 रुपए तक मार्किंग कर देते हैं और उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, और वो गरीब आदमियों का एक आर्थिक शोषण है। तो सबसे पहले तो ये है कि दवाइयाँ जो इस तरह की दवाइयाँ हैं, जो जेनेरिक दवाइयाँ हैं, या फिर ये कि इस तरह की दवाइयाँ जो जीवनदायक की दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों पर अंकुश होना चाहिए और एक उनकी प्राइस जो है उसके ऊपर ये ड्रग कंट्रोलर विभाग जो है ना ध्यान दे और उनकी कॉस्ट पर फोकस करे। क्योंकि दवाइयाँ देखते हैं कि एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। एक छोटी सी टेबलेट आती है जिसे हम बोलते हैं कि एविल कह लो या सेट्राजेनिक कह लो, तो वो दवाई इस तरह की दवाई है जो आप हर आदमी काम में लेता है, या आपके एलर्जी वगैरह है, या डस्ट एलर्जी है, या सर्दी की जुकाम की तकलीफ है, या किसी दवाई से एलर्जी है, तो उस दवाई की कॉस्ट मुश्किल से 2 रुपए कॉस्ट आती है और उस पे MRP लिखा रहता है 28 रुपए। तो कहाँ 2 रुपए 28 रुपए, तो इन पे कंट्रोल करती है। इसी के साथ साथ में फिर दूसरी दवाइयाँ, इस तरह की दवाइयाँ दी जा रही है जिनमें आदमी को दर्द मिलती है या जिनसे आदमी को नशा होता है और वो लंबे समय तक होता रहता है। इलाज के नाम पर इलाज नहीं है, थोड़ी देर के लिए आपको पेन रिलीफ मिल जाएगा या पेन किलर टेबलेट दे दी जाएगी और उनमें कुछ भी नहीं होता सिवाय ड्रग के। वो आदमी की नाड़ियों को सुस्त करता है, आदमी को सुस्त करता है और आदमी अपने दर्द से थोड़ा सा टाइम के लिए निजात पा जाता है और वो देखता है कि मैं धन्य हो गया। और एक सबसे बड़ा गोरख धंधा जो चल रहा है हमारे यहाँ का है, वो बहुत ही सही और खराब है, तो वो नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी MR जो होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो होता है, वो हर डॉक्टर के क्लिनिक पे जाता है और उसको एक ऑफर करता है कि मैं आपको 40% कमीशन दूंगा, 50% कमीशन दूंगा, आप ये दवाइयाँ रेफर कीजिए, और डॉक्टर फिर वही करने लग जाते हैं और अपने कमीशन के चक्कर में वो ऐसी दवाइयाँ लिख देते हैं जिनसे आदमी बीमार ज्यादा होता है और इलाज कम होता है। तो इस तरह की जो गोरख धंधा चल रहा है, इस पर अंकुश लगना चाहिए। इस पर अगर अंकुश नहीं लगेगा तो कल्याण जी 1 मिनट रुके आप। कल्याण जी, दवाइयों को कंट्रोल करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना में प्रधानमंत्री औषधि भंडार बहुत सारे खोल दिए गए हैं, जहां पे अगर आप दवाइयों की कॉस्टिंग देखेंगे तो मार्केट से और वहां पे बहुत अंतर है, यानी 80-90% का अंतर है। तो जो दवाइयों पे जो कंट्रोल है वो तो प्रधानमंत्री साहब ने कर ही दिया है। ड्रग कंट्रोल इस तरह कर दिया है, ड्रग्स पे, नशीली दवाइयां, हर दवाइयों पे कंट्रोल हो गया है।
मैं आपके आगे बोले। माध्यम से यही कहना मैं आपके माध्यम से यही कहना चाह रहा हूँ सर कि जो जी प्रधानमंत्री दवाई केंद्र पे जो दवाई मिलती है उस जी दवाई जी की कॉस्ट 2 रुपए होती है, और वही अगर जी जी प्राइवेट दवाई दुकान से लो तो उसकी कॉस्ट 28 रुपए 30 रुपए होती है। तो ये जो बिल्कुल बहुत सही बड़ा है। डिफरेंस है ना, ये इतना बड़ा डिफरेंस कम से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो जी डिफरेंस आ रहा है 28 रुपए का डिफरेंस आ रहा है, ये पब्लिक के साथ में लूट है। और कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि इसमें गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है। गवर्नमेंट चाहे तो जो 2 रुपए की दवाई है वो डबल रेट पे वो मिल सकती है। मेडिकल की शॉप पे अगर चाहे तो 5 रुपए में मिल जाए, 7 रुपए में मिल जाए, ताकि उसकी कॉस्ट जो 30 रुपए 28 रुपए 35 रुपए है, तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जी ब्रजेश जी, एडवोकेट साहब आपसे मैं शॉर्ट में पूछना चाहता हूँ, शॉर्ट में बोलिएगा, आपको वापस मैं टाइम दूंगा। एनडीपीसी एक्ट क्या चीज है? एनडीपीएस एक्ट जो आपका एनडीपीएस एक्ट ये है सर आपको जो नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट करेक्ट 1985 जी उससे पहले हमारे देश में 1930 में कानून था, उससे पहले 1878 में कानून था, और उससे पहला कानून नशीली दवाओं के कंट्रोल के लिए था, 1857 में बनाया गया था। तो ये एनडीपीएस एक्ट 1985 में बनाया गया। हालांकि उससे काफी चीजें हैं, जिला लेवल पर नशा मुक्ति केंद्र होना चाहिए, आपका जो राज्य सरकारों को भी दायित्व दिया गया है उसमें, परंतु उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम चर्चा जब करेंगे तो चूंकि आपने केवल एनडीपीएस एक्ट के बारे में पूछा गया है, एनडीपीएस एक्ट के बारे में मैं बता देता हूँ सर। ये क्या करता है कि आपके जो नशीली दवाएं होती हैं उनको कंट्रोल करने का ये काम करता है। भारत सरकार ने जब ये 1961 में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अधिवेशन हुआ था, कन्वेंशन हुआ था, उसके तत्वाधान में उस कन्वेंशन के अग्रसरण में 1985 में भारत ने ये कानून बनाया था, और एक व्यापक तौर पर बनाया गया था। नशीली दवाओं के नियंत्रण के लिए इस चीज़ को हम लेके आए थे भारत में, और तब से इसको स्टार्ट किया गया था। इसके लिए बाकायदा अधिकारियों की व्यवस्था की गई है, और उसमें नेशनल लेवल फंड की व्यवस्था की गई है। नेशनल लेवल पर एक फंड होगा नशीली दवाओं के कंट्रोल के लिए। तो ये चीजें की गई हैं। उसके बाद में सर आपको ये उसके नशे कंट्रोल इसका रेगुलेशन करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया गया है, और बाकायदा इसमें अपराध भी दिए गए हैं कि ये तथ्य करने को हम अपराध करेंगे, और उसका पनिशमेंट होगा। उसमें पनिशमेंट बहुत कठोर पनिशमेंट का प्रावधान है इसमें, क्योंकि बहुत कठोर सजाएं दी गई हैं इसकी प्रक्रिया जो आपके लिए। इसकी किसी भी दोषी की संपत्ति को जब्त करना, अवैध खेती के बारे में सूचना देना, और आपके जो नियंत्रित रूप से डिलीवरी करने की प्रक्रिया, और उसके और भी कई प्रकार की इसकी जो अवैध प्रकार से संपत्ति है उसको जब्त करना, ये सारे ब्रजेश इसमें ब्रजेश जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। ब्रजेश जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। अगर मान लीजिए कोई इंसान के पास में एक नशीली दवाई मिलती है, उसके साथ उसका डॉक्टर का पर्चा भी है, तो क्या ये एनडीपीसी एक्ट के अंदर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है क्या? ड्रग्स की कैटेगरी में आता है सर। ड्रग्स की कैटेगरी में अगर ऐसी ड्रग्स जो डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्रिप्शन पर दी गई हैं तो वो एनडीपीएस एक्ट के ऑफेंस के बारे में नहीं आती है। परंतु अगर मान लीजिए वो डॉक्टर का जो पर्चा है, वो मान लीजिए डॉक्टर का पर्चा लिखा हुआ आज का है, और आज तो उसने खरीद ली दवाई, और यही पर्चा वो 2 महीने बाद यूज करता है, बगैर डॉक्टर को दिखाए प्रिस्क्रिप्शन से वो दवाई लेके आता है, 2 डिब्बे 4 डिब्बे दवाई ले लेता है, तो क्या उस पर एनडीपीसी एक्ट लागू होगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये अवैध है, ये अवैध है। करेक्ट। डॉक्टर ने कितने दिन के लिए कितनी मात्रा की दी है, आज से अगर प्रिस्क्रिप्शन दिया है तो मान लीजिए 15 दिन का दिया, तो आज से 15 दिन की दवाई स्टार्ट हो गई, 16वें दिन उनकी प्रासंगिकता नहीं है, उन्हें डॉक्टर के पास जाना होगा, तभी आप री-प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर दवाई ले सकते हो, नहीं तो अवैध माना जाएगा नशीली दवा। जी जी जी, आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ ब्रजेश जी, क्या नशीली दवाओं के एक्ट के अंदर ये भी कोई प्राविधान है कि अगर मान लीजिए कोई ड्रग स्टोर के पास दवाइयां सीज होती हैं और उसमें नशीली दवाओं की जो खेप पड़ी हुई है उसकी एंट्री नहीं है उनके पास, और वो नशीली दवाएं बेच रहा है,
तो क्या इस पे भी नशीली दवाओं रखने के ऊपर भी उसके ऊपर कोई एक्ट हो सकता है या कोई गिरफ्तारी हो सकती है उसकी? क्योंकि आजकल मेडिकल देखा गया है ब्रजेश जी कि ऑन काउंटर भी नशीली दवाई बिकती है। जैसे अगर आप ले लीजिए, पहले एक कफ सिरप बिकती थी कोरेक्स के नाम से, और वो ऐसे लोग लेते थे जा जाके लाइन लगा के, क्या पूछो मत, तो उसको कंट्रोल किया गया। इसी तरह कई नशीली दवाएं ऐसी है आज भी जो कि लोगों को नाम पता चल गए हैं, उसे नशा होता है, वो डायरेक्ट जाके मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं। क्या इसको रोकने के लिए कोई प्राविधान है? बिल्कुल ब्रजेश जी। बिल्कुल। जो आपका मेडिकल स्टोर होता है, मेडिकल स्टोर आपका ड्रग इंस्पेक्टर उसको चेकिंग करता है। उसका मेडिकल स्टोर का बाकायदा लाइसेंस होता है और उसमें एक कैटेगरी होती है। मेडिकल स्टोर में जो दवाएं हैं उनका बाकायदा उसके पास में लिस्ट होना चाहिए और इतनी मात्रा में ये स्टोर का बाकायदा इसका पूरा प्रिस्क्रिप्शन होता है, उसका भी पूरा लिस्ट होता है कि ये दवाएं मेरे पास में है और आज का स्टॉक ये है, आज का स्टॉक ये है। अगर वो एक्स्ट्रा मात्रा में या फिर जो ऑथराइज्ड नहीं है मार्केट में ऐसी ड्रग्स को या ऐसे साइकोट्रॉपिक रखता है, तो ये अपने आप में एक ऑफेंस है और उसको वही सजा हो सकती है एक व्यक्ति एक ऑफेंडर को होती है। जी ब्रजेश जी, जयपुर में फिल्म कॉलोनी है, आपने शायद नाम सुना होगा। फिल्म कॉलोनी में बहुत सारी दवाइयों की दुकान है। उन दवाइयों की दुकान में ऐसी दवाइयां बिकती हैं जो कि नशीली हैं और सबको पता है, ड्रग इंस्पेक्टर से लेके ऊपर लेवल तक को पता है कि यहाँ पे नशीली दवाएं बिकती हैं। और नशीली दवाएं किसको बिकती हैं? डायरेक्ट पेशेंट को दी जाती है, यानी रिटेलर्स को ना देके डायरेक्ट पेशेंट जाता है, वो वहां से झोले भर भर के लेके जाता है और जाके माइक्रो एंटीरियर्स यानी माइक्रो एंटीरियर्स में वो दवाएं सप्लाई करता है। तो इस तरह के प्राविधान जो हैं, जो फिल्म कॉलोनी है वहां पे अगर छापा मारे ये लोग तो बहुत सारी चीजें पकड़ी जाएंगी। लेकिन क्या है, ये मिलीभगत होता है। मिलीभगत के कारण हमारे जो नौजवान हैं आज बिगड़ते जा रहे हैं और आज उस स्टेज पे नौजवान आ गया है कि आप देखिए खाना खाने की उसको होश नहीं है, लेकिन नशा जरूर करता है, नशा जरूर करेगा और नशे के लत में वो 24 घंटे रहता है। जी, इसके लिए आपका जो बड़े लेवल पर एक व्यापक स्तर पर एक कार्य योजना की आवश्यकता होती है और जो एक कोई अगर इस तरह से गैर कानूनी काम हो रहा है तो ऐसे में वो आइसोलेशन में हो रहा है, वो स्वतंत्र रूप से इसमें और भी लोगों का हाथ हो सकता है, दूसरे जिले से भी इसके साथ जुड़े हो सकते हैं। तो एक स्टेट वाइज या जिले वाइज कंपनी एक ओवरहॉलिंग की आवश्यकता होती है उसमें, और जिला प्रशासन का इसमें एक्टिव रोल होता है। और जो एनडीपीएस एक्ट है और राजस्थान का भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग एक्ट है इसके लिए, एक्ट 1950, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो हर जिला लेवल पर एक नशा मुक्ति केंद्र मतलब डिएडिक्शन सेंटर भी खोला गया हुआ है और राज्य स्तर पर भी इसके लिए है। तो इसके लिए एक ड्राइव, एक अभियान चलाया जा सकता है, चलाना चाहिए ताकि आइडेंटिफाई हो, उसमें बाकी मैकेनिज्म है, पहले उनकी पहचान होगी, फिर उनको पकड़ा जाएगा, फिर उनका ट्रीटमेंट होगा, फिर उनकी एक एजुकेशन फीस दिया जाएगी इसके समर्थन में कि भाई ये नुकसान होते हैं इससे। एक एजुकेशन का प्रोग्राम होगा, उनका ट्रेनिंग का प्रोग्राम होगा, उनका सुधार की प्रक्रिया होगी। फिर बाद में जब वो सुधर जाएंगे तो उनको समाज में लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में लाने के लिए उनके लिए रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम भी है। इसके लिए भी उसकी 1.5-2 लाख रुपए समथिंग उसको ग्रांट दी जाती है और नेशनल फंड की तरफ से। तो उसमें इस प्रकार के प्रावधान है, परंतु बात वही आ जाती है उनकी पहचान कैसे हो। यदि कोई व्यक्ति अगर हमारे संपर्क में आता है तो हम उसको जिला प्रशासन की नॉलेज में ले सकते हैं, उसको मेडिकल टेस्ट करवाया जाए। जब मेडिकल में आ जाएगा कि हाँ ये इसको प्रॉब्लम है, ये साइकोट्रॉपिक प्रॉब्लम है, ये एडिक्ट है और इसका डी एडिक्शन होना चाहिए, तो जी कर सकते हैं। जी कल्याण जी, बहुत सारे आज नशा मुक्ति केंद्र खुले हुए हैं। क्या नशा मुक्ति केंद्र में अगर कोई भी इंसान जो नशा से युक्त है उसको वहां पे अगर ले जाके एडमिट कराया जाए, क्या उनका ट्रीटमेंट प्रॉपरली होता है एज पर द रूल?
या नशा मुक्ति केवल एक दिखाने के लिए लोगों ने खोल रखा है, गवर्नमेंट से पैसा लेने के लिए? कल्याण जी। देखिए, नशा मुक्ति केंद्र ऐसे केंद्र है जो एक नशा मुक्ति के नाम पर अपना व्यवसाय चला रहे हैं। बहुत सारे केंद्र खुल गए हैं, एक ट्रस्ट की तरह चला रहे हैं, जो गवर्नमेंट से ऐड लेते हैं, गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं। बाकी वहां पर व्यवस्था कुछ नहीं है। वो सिर्फ ये है कि पेशेंट को महीने, 2 महीने, 3 महीने रखते हैं और उसको बहुत माइनर ड्रग्स दी जाती है ताकि उसकी दवा छूट सके। बाकी वहां से छूटने के बाद में फिर आदमी आता है और वही नशे की लत में लग जाता है। तो बहुत सारे अभी नशा मुक्ति केंद्र खुल गए हैं और गवर्नमेंट की अच्छी पहल है वैसे देखा जाए तो ये, अगर इन पर अंकुश लगाना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। क्या गवर्नमेंट के कुछ इस तरह के अधिकारी वहाँ पे महीने में, 2 महीने में, 15 दिन में उनका रजिस्टर चेक करे, उनके पेशेंट चेक करे और उनको क्या दिया जा रहा है और किस तरह की दवाइयाँ दी जा रही है वो चेक करे, तो ज्यादा बेनिफिट होगा और ये ज्यादा कारगर होगा। क्योंकि आज जी। की हमारी युवा पीढ़ी धीरे धीरे नशे की गिरफ्त में चली जा रही है और ये हर आदमी को मालूम है। तो डॉक्टर जो प्राइवेट डॉक्टर है, लोग उनके पास में जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप ये दवाई जो है हमारे को अपने लेटर पे लिख के दे दो, और वो दवाई वो लिख के दे देता है और आगे से वो दवाई ले आता है, तो वो नशे की होती है। और डॉक्टर को उसमें 40% कमीशन, 20% कमीशन, 30% कमीशन मिलता है। तो ये चीजें क्या है कि रुकनी चाहिए और गवर्नमेंट को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। और जैसा कि ब्रजेश जी ने बताया कि नियम कानून सारे सब कुछ है, मगर दवाई की दुकानों पे लाइसेंस किसी और का होता है, दवाई कोई और बेच रहा होता है। कुछ लोग बात, कुछ दुकानदार तो इस तरह के दुकानदार है जो लाइसेंस किराए पे लेके चला रहे हैं, उनको ABCD नहीं मालूम कि कौन सी दवाई किस चीज की है। वो तो सिर्फ ये है कि डॉक्टर से सेटिंग करते हैं, डॉक्टर को कहते हैं कि आप हमें दवाइयाँ लिख के दो, हम दवाइयाँ वही दवाइयाँ रखेंगे और आपके नाम से बेचेंगे। तो धीरे धीरे करके इसको व्यवसाय का रूप दे दिया गया है। डॉक्टर को भगवान मानते हैं, दूसरा जीवन दाता है, मगर अब जीवन दाता पे विश्वास कम होने लगा है और ये सारे के सारे व्यवसाय की ओर अग्रसर हो गए हैं। तो ये जो ब्रजेश जी ने अभी बताया, बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि हर दुकानदार के पास में ड्रग कंट्रोलर जाता है, मंथली जाता है, उसको 10,000, 15,000, 30,000 तो उसको फिक्स होती है। कोई चेक करने की आवश्यकता नहीं है, रजिस्टर सामने रखता है, वो कहता है कि मेरे पास इतना स्टॉक है और इतना होंगे, दस्तखत करता है और रख देता है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, उसको चेक करना चाहिए तो वो कौन सी दवाइयाँ बेच रहा है, कौन सी दवाइयाँ रखी हुई है और कौन सी रजिस्टर में मेंटेन कर रहा है। ऐसा कहीं पे कुछ भी नहीं है। तो ये मिली भगत के थ्रू जी और एक जी जी कल्याण जी की लगता है व्यवसाय सा हो ऑडियो गया चली है गई है, जिसमें तो मैं ये पूछा कल्याण जी, आम आदमी बिल्कुल लाचार और बेबस है। आम आदमी कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि डॉक्टर जो दवाई लिखता है उसको वही दवाई लेनी होती है। अब तो यहाँ तक हो गया है कि डॉक्टर कहता है कि उस दुकान से या इस नाम, और ये जी 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 हमने ऐसे बहुत सारे घर महंगी देखे दवाइयाँ खरीदने के लिए हैं जो अल्कोहल से टूट रहे हैं, पेशेंट को यानी बाध्य कि किया जाता है घर में जो डॉक्टर के लोग, थ्रू, और उनको कहते हैं कि ये दवाइयाँ आपके लिए बहुत कारगर है और आपको जल्दी ठीक। जी मैंने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं जहां पे लोग जो है बहुत सारा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं और अल्कोहल की उनको लत पड़ चुकी है। अल्कोहल की लत तो जाती नहीं है पर उनका घर बर्बाद हो बिल्कुल रहा है। बिल्कुल घर बर्बाद होने से उनकी पूरी फैमिली बर्बाद हो रही है, पूरा कुटुंब बीमार भी हो रहा है और पूरा कुटुंब बर्बाद हो रहा है। तो अल्कोहल के ड्रग अब्यूज को रोकने के लिए आबकारी नीति जो है उसको कैसे यहाँ पे लागू किया जाए कि अल्कोहल को रोका जाए, यानी अल्कोहल भी अगर लोग लेने जाते हैं वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में मिलनी चाहिए, यानी एक बोतल एक आदमी को एक दिन में मिले। यहाँ तो वो चाहता है एक एक कार्टून लेके आता है। ऐसा कोई प्रावधान होना चाहिए जिससे अल्कोहल भी लिमिटेड क्वांटिटी में मिले, तभी जाके ये अल्कोहलिक जो है, अल्कोहलिज्म जो है वो रुकेगा, और अन्यथा ये बहुत ज्यादा आगे जाएगा
जिस तरह देखा गया है, ठेके पे सुबह ठेका खुलता ही नहीं है, लाइन लग जाती है। हालांकि वहां अंग्रेजी जो कम बिकती है और जो छोटी वाली दूसरी बोतलें होती है वो ज्यादा बिकती है। तो इसको भी रोकने के लिए देखिए सरकार ने कोई कदम उठाए हैं क्या, कल्याण जी? देखिए सरकार ने इसको रोकने के लिए कोई कदम उठा भी नहीं सकती। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि अल्कोहल ऐसी चीज है जो हर ओरल दवाई में काम आती है। जो भी आप टॉनिक ये लेंगे, आपको लिक्विड जो लोगे उसमें हर में अल्कोहल 0.5% या 0.1% या वो तो एज 0.2%। मेडिसिन लेते हैं, वो तो ऐसा मेडिसिन दिया जाता है, बिल्कुल वो तो ऐसा मेडिसिन हो गया। लेकिन अगर आप डॉक्टर अल्कोहल लिखता है तो सीधे आप जाके क्या एक बोतल खरीद के पिएंगे क्या? मैं वही तो कह रहा हूँ आपको कि कुछ ही दवाइयां इस तरह की है जिनमें अल्कोहल की बहुत ज्यादा मात्रा है और वो नशे के ही काम आती है। और वो गवर्नमेंट ने उनको प्रोहिबिटेड कर रखा है। वो जब तक डॉक्टर नहीं लिख के देगा तब तक वो दवाइयां नहीं दी जाती है। मगर वो लोग तो क्या है कैटेगरी कि दूसरी हो गई। वो दवाइयां लेते जा रहे हैं जी। जी, वो लोग वो बात कैटेगरी दूसरी हो जाती है। करके बिल्कुल बिल्कुल सर, तो जी, जी। कमीशन बेस पे या अपना ब्रजेश जी, कमीशन कमाने के चक्कर में जी 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 ब्रजेश जी, एज ए बोलिए सर एडवोकेट बोलिए। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर कोई इंसान ड्रग के साथ ज्यादा पकड़ा जाए या अल्कोहल लेता हुआ पकड़ा जाए तो उसको क्या सजा होनी चाहिए और किस एक्ट के अंदर उसको गिरफ्तार करना चाहिए और किस एक्ट के अंदर उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए? कौन सी धाराएं उसके ऊपर लगनी चाहिए? अगर इस तरह से कोई करता हुआ पाया जाता है कोई व्यक्ति, अगर कोई जो आपके जो प्रतिबंधित ड्रग्स है और जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है उसकी तस्करी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको एनडीपीएस एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया जाता है और उसको उस हिसाब से उसका प्रोसिक्यूशन किया जाता है। आपने क्वेश्चन जी, में पूछा था कि अगर इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन था। इसका सटीक जो बात है, मैंने इस पर करीब 3 साल इसको रिसर्च किया है, करीब 3 साल एक्ट पर और लोगों पर होने वाले इसके प्रभाव पर बहुत मैंने इस पर किया है और जिला प्रतिनिधि के साथ में और ये स्तर पर भी मैंने इस पर काम किया था थोड़ा सा। तो उसमें एक ही चीज निकल के आती है, निकल के आता है, वो ये है कि पहली बात तो घर वालों को, फैमिली से स्टार्ट होता है हमारा कंट्रोल। अगर पहली बात तो हमें क्या है कि घर वालों को थोड़ा सचेत रहना चाहिए कि जो नई उम्र के बच्चे हैं, 20-22 साल के लड़के हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, वो इस चीज को ना करें। और गलती से अगर हो गया तो घर वालों को सामने आना बहुत जरूरी है। घर के कारण सामने नहीं आते हैं, मेरे सामने कई बार समस्या आई है। जिला प्रशासन सहयोग करने को तैयार है लेकिन घर वाले उसमें नहीं आते हैं, वो सबमिट नहीं करते हैं अपने आप ट्रीटमेंट करवाने के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए, क्योंकि इसको सामाजिक धब्बे के तौर पर भी देखा जाता है कि गुलाम हो जाएंगे हम। जबकि इसके कारण मैंने यहाँ तक देखा है कि डेथ भी हुई है, डेथ भी हो रही है। आज जो है मेरे सामने की बात बताता हूँ मैं, कई लोग मर रहे हैं इसके कारण से, परंतु घर वाले डर के कारण नहीं आ रहे हैं। तो जी, सामने आना बहुत जरूरी है, सामाजिक जागरूकता बहुत आवश्यक है इसके लिए। जो पकड़ा गया उसको तो सजा मिलती है, लेकिन जो नहीं पकड़े जा रहे हैं और कर रहे हैं गोरख धंधे, उनके लिए हमारे पास में कोई ज्यादा कारगर उपाय नहीं है, क्योंकि चोरियां रुक नहीं पाती हैं। तो इसके लिए एक उपाय ये है कि जो परिवार वाले हैं वो एक बार सामने आए कि हाँ हमारे साथ ये समस्या है और इसका जो है मेडिकल ट्रीटमेंट होना आवश्यक है, तब इसका एक समाधान संभव है। तब इसका एक डेटा बनता है, इसके राज्य सरकार के पास फाइल जाती है, राज्य सरकार इसको गंभीरता से लेती है, फिर इसको जो है पुनर्वास के लिए पैसा रिलीज करती है, उसको बाकी और सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो सारी चीजों में मुख्य जरूरी होता है घर वालों के सामने आना। जी, जी, जी। और ये भी देखा गया है कि अगर मान लीजिए नशे में कोई इंसान ड्राइविंग करता है तो उस ड्राइविंग करते हुए अगर कोई यातायात पुलिस उसको पकड़ लेती है तो पकड़ने के बाद उसका एक टेस्ट होता है, अल्कोहलिक टेस्ट होता है जो मुंह में डाल के लिया जाता है। वो टेस्ट तो कर लेते हैं, अगर वो पॉजिटिव टेस्ट आता है तो उसको इमीडिएटली गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन ऐसा देखा गया है गिरफ्तारी के बाद उसके साथ जो दूसरे लोग बैठे हुए हैं
वो कुछ माया दे देते हैं जिससे कि वो छोड़ दिया जाता है। ऐसा कब तक चलेगा? माया दे के गिरफ्तारी कब तक ये छुड़वाएंगे ऑन द स्पॉट? अगर इस तरह चलता रहा तो क्या देश हमारा तरक्की करेगा क्या? कल्याण जी। जी, देखिए इसके लिए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आजकल। हर चौराहे पे जो लोग बाग रहते हैं उनको अपने पुलिस हेडक्वार्टर है उससे वाया एक कैमरे के थ्रू आप जोड़ सकते हैं। जैसा मैंने कि वेस्टर्न में देखा है, विदेशों में देखा है, वहां पर क्या है कि जो भी आदमी किसी को पकड़ता है तो उसकी रिकॉर्डिंग होती है। उसके एक फेस पर जो टोपी होती है वहां पर उसका कैमरा होता है और उसका जी वो आदमी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, उसकी सारी रिकॉर्डिंग वहां पर हेड ऑफिस में उसकी जाती है, जिससे वो आदमी रिश्वत नहीं लेता। और अगर मान लो कोई गलत आदमी है तो उसको छोड़ नहीं सकता और सही आदमी है तो उसको पकड़ नहीं सकता। तो इस तरह का अगर करेक्ट। सिस्टम अगर इंडिया में हो जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक बढ़ गया है, तो ऐसा संभव है। जैसा कि ऑनलाइन अभी चालान जो गवर्नमेंट करती है कि आदमी जा रहा है, स्पीड कितनी है, क्या है, किस तरह से है, बेल्ट लगाया है, नहीं लगाया है, नंबर प्लेट सही है, नहीं है, रेड लाइट क्रॉस करी है, नहीं करी है। तो इस तरह का सिस्टम जो है ना सब में होना चाहिए। दवाइयों में भी इसी तरह का सिस्टम हो सकता है, क्योंकि बारकोड जो आता है कि बारकोड के थ्रू पता लग सकता है कि ये दवाई नकली है या असली है या डुप्लीकेट बेची जा रही है या फैक्ट्री से बन के आई है, रजिस्टर्ड फैक्ट्री से है या प्राइवेट फैक्ट्री से है। तो इस तरह के सिस्टम बहुत है, मगर उसके लिए आदमी को हिम्मत चाहिए। और आजकल का आदमी जो है ना हिम्मत नहीं जुटा पाता, वो सिर्फ पैसा जुटाता है। पैसा जुटाने के लिए इन चीजों को दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि आगे डर नहीं होता है, कोई देखने वाला नहीं होता है। उसको एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है तो रजिस्टर में दस्तखत किए और चल दिया। डॉक्टर साहब का पर्चा कंफर्म नहीं होता है। आजकल हर आदमी के पास में कंप्यूटर लैपटॉप है, वो चाहे जिस डॉक्टर की सील बनवा लेता है, चाहे जिस डॉक्टर का लेटर बनवा लेता है और उस पर ठप्पे लगवा के मेडिकल के शॉप पे जाके देख कर वो एल्कोहल या इस तरह की दवाइयां जो नशे में काम आती है, नींद में काम आती है, वो दवाइयां परचेज कर लेता है। गवर्नमेंट ने नियम बना रखे हैं, सिर्फ इनको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट करने की आवश्यकता है ताकि इनके कर्मचारी स्ट्रिक्ट रहे, बेचने वालों को थोड़ा डर रहे और लेने वालों को भी थोड़ा डर रहे कि मैं अगर गलत करूंगा तो गलत सजा होगी या मेरे को पनिशमेंट मिलेगा, और वो इस तरह की हिम्मत नहीं कर पाएगा। अदरवाइज ये जी सिलसिला तो चलता रहेगा, अदरवाइज ये सिलसिला चलता रहेगा। और टू सर। करेक्ट। ब्रजेश जी, एडवोकेट साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आप सरकार को जागरूक करने के लिए और हमारे 140 करोड़ जनता को जागरूक करने के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं नशा मुक्ति के लिए? आप बताएं। मैं सभी से संदेश से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि ये जो नशीली दवा ड्रग्स जो नशा हमारे शरीर पर घातक असर और विपरीत असर डालती है, प्रतिकूल असर डालती है, ऐसी किसी भी नशीली दवा ड्रग्स या फिर साइकोटिक सब्सटेंस का प्रयोग न करें। और विशेष तौर पर अपने बच्चों को, जो नई उम्र के बच्चे हैं, उनको जो है इस पर इसके बारे में समझाएं। और यदि कोई कारणवश कुछ ऐसी गलती करते हैं तो उनको वापस लेके आए, उनके कदम वापस लेके आए, क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं या फिर इस कंपनी में चले जाते हैं तो कभी कभी उनको क्या होता है कि वो उनकी जो ऐसी संगत वाले होते हैं वो वापस नहीं आने देते उस जगह से। तो पेरेंट्स, फैमिली उसको जो है थोड़ा सा केयर करे, उसके परिवार उसको केयर करे। और अगर कुछ ऐसा होता है कि आपके कंट्रोल में नहीं, किसी परिवार के कंट्रोल में नहीं हो रहा है, तो वो किसी सामाजिक कार्यकर्ता या एडवोकेट के पास जाएं और जिला प्रशासन से तुरंत मदद लें। प्लीज विश्वास मानिए, इसका इलाज संभव है, इसका पुनर्वास संभव है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए आप जो है प्रशासन की मदद लें, किसी सामाजिक कार्यकर्ता या फिर अच्छे एडवोकेट के माध्यम से, और अपने बच्चों को, अपने फैमिली को इस चीज से दूर रखें, अपने और अपने परिवार के। जी कल्याण जी, आप भी कोई संदेश देना चाहते हैं? मैं तो यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सरकार को जो जनरल आइटम्स है या जनरल मेडिसिन है जो हर आदमी को काम में आती है, कि जैसे आपके सर में दर्द हो गया, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, आपको फीवर हो गया या आपके कहीं पेन हो रहा है, तो उन दवाइयों को अपने कंट्रोल में ले
और स्कूलों में, कॉलेज में या सार्वजनिक जगह पर उनका प्रचार प्रसार करें, ताकि आदमियों को डॉक्टरों के चक्कर में नहीं पड़ना पड़े। क्योंकि डॉक्टर के पास में जाते हैं, उससे कहते हैं सर में दर्द हो रहा है, तो वो कहता है आपके हार्ट में भी प्रॉब्लम है, आपके लीवर में भी प्रॉब्लम है, आपके किडनी में भी प्रॉब्लम है, और वो आदमी को डरा देते हैं। तो इस तरह की दवाइयाँ, जो जनरल दवाइयाँ होती है, जनरल मेडिसिन होती है, क्या आदमी को, हर आदमी को पता हो और उनको ये पता लगे कि मुझे सर में दर्द है तो मैं ये गोली लूंगा तो इससे मेरे को रिलीफ हो जाएगा। तो गवर्नमेंट इस तरह के मेडिसिन खोले, इस तरह के स्टोर खोले और लोगों को अवेयरनेस करे कि आपको सर में दर्द है, बुखार है, या फिर ये कि आपके चोट लग गई है, या आपके बॉडी में पेन है, या आपको यूरिन नहीं आ रहा है, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। अगर उन मेडिसिन से नहीं जी होता है तो फिर डॉक्टर के पास में जाए और डॉक्टर से फिर सलाह ले, तो बेटर रहेगा। अदरवाइज ये है कि जनता इसी तरह से लुटती रहेगी और जनता पिसती रहेगी। ओवर टू सर। जी कल्याण जी, वैसे देखा गया है कि जैसे नौजवान लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही लिप्त हैं, और नशे किसी चीज की भी हो, सिगरेट पीने का नशा हो, पफ करने का नशा हो, चाय पीने का नशा हो, नशा तो नशा ही है। इस नशे को रोकने के लिए गवर्नमेंट को भी आगे आना पड़ेगा, प्लस जो एनजीओ हैं उनको भी आगे आना पड़ेगा। हाथ मिला के अगर चलेंगे तभी आज का हमारा नौजवान बचेगा, नहीं तो नौजवान जो नशे के खेत की तरफ पड़ रहा है, ये बहुत ही बड़ा बुरा इल्जाम होने जा रहा है और उसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का मेट्रो टुडे लाइव में आने के लिए और नशे के ऊपर बात करने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर।